आज से 4 साल पहले लखनऊ का एक ऐसा केस जिसे लखनऊ पुलिस हर प्रकार के कोशिशों के बाद हार मान करके छोड़ चुकी थी, लेकिन तभी एक आत्मा ने इस केस को सुलझाया और इस केस के दोषियों को सजा मिली। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम कीड़ा पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए हर तरह की रियल स्टोरी वीडियो लाता रहूंगा, तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। चलिए बिना विलंब किए हुए आज की स्टोरी पर चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2020 लखनऊ से, जिसकी मेन कैरेक्टर है रूबी, जिसका शादी हो चुका है, उसके 2 बच्चे हैं और वो पति के यहाँ न रह करके अपने मायके में रहती है अपने माता के साथ। कुछ मीडिया रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उसका जो पति है वो पियक्कड़ है और उनमें मारपीट होती थी और वो तलाक दे चुका है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो उसका पति मर चुका है और वो अपने माता के पास रहती हैं। रूबी के जीवन में बहुत सारे उलझनें रहती हैं क्योंकि वो अकेली है, माता के पास रहती है, उसके 2 बच्चे हैं, कोई रोजगार नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो काफ़ी ही वो लोअर फैमिली से है, न उसके पास कुछ विशेष पैसे हैं नहीं कुछ है। और जैसा कि आपको पता है कि जब ऐसा समाज होता है जहाँ पैसे नहीं हो तो वहाँ बहुत सारी तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, भूत प्रेत वाली भ्रांतियाँ होती हैं। और इन्हीं भूत प्रेत की भ्रांतियों में उसकी माँ फंसी हुई थी। तांत्रिक के पास आना जाना उनकी माँ का था। अब धीरे धीरे रूबी का भी आना जाना तांत्रिक के पास हो जाता है। अब रूबी भी अपनी जो मालिया स्थिति है उसे ठीक करने, और उसे ऐसा लगता है कि सब काला चक्कर है, काला साया है, इसी के चलते मेरी ऐसी स्थिति है, और वो काफी ही परेशान रहती थी। अब धीरे धीरे वो भी माँ की तरह तांत्रिक के पास जाने लगी, बल्कि माँ से अधिक तांत्रिक के पास वो जाने लगी थी। यदि आप गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो ऐसी घटनाएं तो आप देखते ही होंगे, ये आम घटनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तांत्रिक ओझा पंडित के पास आ जाते हैं और वहां उन्हें ऐसा लगता है कि लाभ मिलता है। शायद उसी तरह से उसे भी ऐसा लगता था कि उसे शांति महसूस होती है, उससे कुछ लाभ है, तो वो भी तांत्रिक के पास जाया करते थे। अब ये धीरे धीरे जो जाने का प्रक्रिया है वो उसका ज्यादा हो गया। पहले महीने में 1-2 बार जाती थी, अब धीरे धीरे 4-5-6 बार इस तरह जाने लगी। अब सप्ताह में 2-2 बार, 1-1 बार जाने लगी। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन आता है करवा चौथ, और करवा चौथ के दिन भी वो जो रूबी होती है अपनी माँ से बोल करके जाती है कि मैं जा रही हूँ तांत्रिक के पास, मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है। तो वो जाती है तांत्रिक के पास, और तांत्रिक के पास जब जाती है तो उस दिन वो काफी ही समय लगता है। माँ इंतजार करती रहती है लेकिन वो नहीं आती। धीरे धीरे शाम हो जाता है, शाम ढल जाता है, माँ परेशान होती है। अब क्योंकि तांत्रिक का जो घर था उसके काफी नजदीक था, बहुत दूर नहीं था, तो अब माँ भी उस तांत्रिक के पास जाती है और उसके यहाँ पूछती है कि क्या वो आई थी यहाँ पर। तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, आज तो नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं आई थी। अब माँ भी काफी परेशान होती है, किसी तरह से रात कटता है, इंतजार करती है रात भर, लेकिन उसकी बेटी लौट करके वापस नहीं आती है। फिर दिन भर इंतजार करती है कि हो सकता है कहीं चल जाएगी, लेकिन आ जाएगी, लेकिन वो उस दिन भी नहीं आती है। फिर रात कटता है, फिर माँ इंतजार करती है कि शायद आज आ जाए, लेकिन उस दिन भी वो नहीं आती है। अब धीरे धीरे अब उसका भी सब्र का बांध टूटता गया। अब वो जाती है पुलिस स्टेशन और वहां पर उसके मिसिंग होने का कंप्लेन लिखवाती है। अब रूबी की माँ से पुलिस सारी बातें पूछती है तो रूबी की माँ बताती है कि रूबी 2-4 दिन 5 दिन पर हमेशा तांत्रिक के पास जाती थी। आज भी हमसे कह करके वो तांत्रिक के पास गई और अभी तक के लौट करके नहीं आई, क्योंकि उसे जो ज्ञात था कि तांत्रिक के पास गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। उन्होंने बताया तो पुलिस ने सोचा कि ये तांत्रिक वाली घटना, ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी, तो वो समझा कि नहीं, ये तांत्रिक वाली जो घटना है काफी ही इजी केस है और इसे तो यूं ही निपटा लिया जाएगा और इसका पता लगा लिया जाएगा कि आखिर कहाँ पर गई है। अब पुलिस जाती है तांत्रिक के पास, तांत्रिक को पकड़ करके लाती है और उससे पूछताछ करती है, मारती पीटती भी है, 3rd डिग्री टॉर्चर भी देती है। अर्थात जितने भी तरह से पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा, उसने सारा कुछ अप्लाई उस तांत्रिक पर किया, लेकिन तांत्रिक कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसने बार बार कहा कि नहीं, मेरे पास नहीं आई है, और बल्कि उसने ये भी बात कहा कि जो 2-4 दिन पर आने वाली बातें हैं तो ये आप पहले आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम उसका हो गया था, कभी कभार वो आती थी, अब फोन पर ही बातें कर लिया करती थी। तांत्रिक का कहना ये था। पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद भी तांत्रिक कुछ रूबी के बारे में बता नहीं पाता। अब पुलिस कुछ कर नहीं सकती।
अब पुलिस उसके अलावा जो भी अपने कंप्लेंट के अनुसार लिखाए थे 10 लोगों को दबिश करती है, सबसे पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कुछ भी रूबी का अता पता नहीं चलता है। तो अब जो पुलिस का निगाह जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन आम बात है, अब डायरेक्ट अब जाता है पुलिस का निगाह मोबाइल पर। अब उसके मोबाइल को बरामद किया जाता है रूबी को, और उसके सारे कॉल डिटेल जो है वो चेक किए जाते हैं। जब कॉल डिटेल टोटल पुलिस चेक करती है तो उसमें से 2 कॉमन लोग नजर आते हैं जिनके पास बार बार रूबी का कॉल जाता था। एक तो था तांत्रिक, जिसके पास रूबी बार बार हमेशा कॉल करती थी, जैसा कि तांत्रिक ने बताया कि अब फोन पर ही हमसे बात करके सारी जो बातें थी वो पूछ लिया करती थी, हमारे यहाँ आना जाना कम था। अब दूसरा जो आता है बंदा, अब उसके प्रति लेकर के जो पुलिस के कान हो जाते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि जब ये नहीं है तो एक दूसरा बंदा है जिससे कि लंबे लंबे समय तक ले बातें की जा रही है रूबी के द्वारा, इसके बारे में हम लोग पता लगाएं। तो अब इसको दबिश करती है और उसको पुलिस उठा लेती है। जब उसे पुलिस उठाती है, फिर जो तांत्रिक है उसे उठाती है और दोनों की फिर खातिरदारी करती है, जितने भी तरह से साम दाम दंड भेद लगाती है, और पुलिस उन दोनों की बढ़िया से खातिरदारी करती है और पूछती है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता है। पुलिस बिल्कुल ही परेशान हो जाती है इस केस को लेकर के। इतने सारी प्रक्रियाएं दंड विधानों से इन लोगों को गुजारा गया, जबकि जो भी मुजरिम है आमतौर पर उगल देता है, लेकिन अभी तक कुछ भी सच बाहर नहीं आया, कोई भी सस्पेक्ट जो है अभी तक नहीं नजर आया, जबकि मेन जो दिखने वाले थे यही थे। अब पुलिस हैरान और परेशान थी। अब पुलिस भी काफी परेशान थी, कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई नहीं पकड़ में आ रहा था। कुछ दिन उन लोगों को कस्टडी में रखा, पूछताछ किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में पुलिस वालों ने उन दोनों को छोड़ दिया, छोड़ने का मन बनाया, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन था नहीं। किसी को यूं ही बिना किसी मतलब कोई सबूत के आप रख नहीं सकते लंबे समय तक, तो उन्होंने अपने कस्टडी छोड़ दिया। लेकिन उन पर नजर रखने के लिए कहा गया कि इन पर नजर रखा जाए, और इस तरह से नजर रखा जाए कि इनसे कुछ क्लू बाहर निकले। अब ऐसे ही दिन बीतता गया, इन पर नजर रखते गया, लेकिन कुछ भी ऐसा क्लू नहीं निकल करके सामने आ रहा था। वहीं रूबी की माँ बिना माँ की 2 बच्चों को लेकर के बार बार पुलिस स्टेशन आती हैं और उसके बारे में बार बार पता करती हैं कि रूबी का क्या कुछ पता चला, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिला था। बातों को टाल मटोल करते हुए पुलिस उन्हें ये कहती कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सुराग का पता नहीं चला। अब पुलिस धीरे धीरे ये मानने को तैयार हो चुकी थी कि ये इस केस में कुछ और एंगल है जो कि पुलिस को नहीं समझ में आ रहा है। और जो पीड़िता की माँ है वो बार बार आती हैं, कुछ दिन हो, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और बार बार ये पता लगाना चाहती हैं कि आखिर उनकी बेटी कहाँ गई, उन दोनों बच्चों की माँ कहाँ गई, जिसका कि अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चला। अब पुलिस वाले बात को टालते हैं, मटोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई खास कोशिश, क्योंकि अब धीरे धीरे वो जो मैटर था अब ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि कोई भी सस्पेक्ट अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा था। तो ये जो मैटर था धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतता जाता है। अब करीब 6 महीने बीतने के बाद पुलिस ने जो उन दोनों लोगों को पहली बार में हिरासत में लिया था, जो कि एक पहला था तांत्रिक और एक था वो लड़का, उस दोनों में से जो लड़का था वो आता है पुलिस स्टेशन। अचानक पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस उसे देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी इतनी खातिरदारी की गई होती है, और ये एक ऐसा अनसॉल्व्ड केस था कि उस लड़के को वो पुलिस बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। और वो अचानक बहुत चक्की रह जाती है कि भाई इसको क्या आन पड़ा है कि वो पुलिस स्टेशन आता जा रहा है, और पुलिस स्टेशन में आकर के डायरेक्ट कहता है कि मैंने ही ये जुर्म किया है और मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा कहता है। पुलिस बहुत चक्की हो जाती है कि मैंने इस पर सारी कोशिशें की, सारी ट्राइयां की गई, जितने भी आपको हार्डकोर क्रिमिनल के साथ की जाती हैं सारी की सारी सलूक इसके साथ किए गए, लेकिन तो भी इसने जुर्म नहीं कबूल किया, और अभी कह रहा है कि मैं ही वो जुर्म किया हूं और मैं ही कातिल हूं। पुलिस अवाक रह जाती है। पुलिस उसे बैठाती है, बुलाती है कि क्या बात है, क्या किसी दबाव में तुम ये बात बोल रहे हो, क्योंकि तुमसे बहुत सारे प्रयास किए गए, जो कि आमतौर पर किसी के साथ वैसे प्रयास किए जाए तो वो आमतौर पर सच बोल ही देता है, लेकिन उस दिन तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और आज आकर के कह रहे हो कि ये जो हमने किया है इसके बारे में जो भी कह रहे हो
कि इस केस का मैं ही गुनाहगार हूं, तो कैसे मान लिया जाए। उसे आराम से पुलिस बैठाती है, वो बस एक ही बात रट जाता है कि नहीं मैं ही ये जुर्म किया हूं। अब कौन सा जुर्म है ये भी क्लियर अभी तक से नहीं पता है कि क्या उस लड़की के साथ हुआ है, क्योंकि आगे ये कहानी अभी खुलने वाली है। तो वो कह रहा है कि ये जुर्म मैंने किया है, लेकिन पुलिस कहती है कि तुमने तो सारी जो आपको शक की जो सुई थी उसने पहले ही दूर कर दिया है, अब क्या आन पड़ी है कि तुम आकर के यहाँ पर कह रहे हो कि मैं दोषी हूँ, मेरे वजह से वो अभी तक गुमशुदगी में है, अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चली है। तो उसे बैठाया जाता है, फिर उससे ये कहानी पूछी जाती है कि क्या हुआ था, वो कहाँ है। तब उसके बाद जो ने बताया कि उसने ही रूबी का खून किया है, और कहा कि जब से मैंने रूबी का खून किया है तब से मुझे उसकी आत्मा ने परेशान करके रख दिया है। मैं जिसे भी देखता हूं मुझे लगता है कि वो मुझे ही देखती है, वो चाहे किसी को भी मैं देखता हूं मुझे लगता है कि मुझे देखती है, और मैं कभी भी सो नहीं पाता हूं, नहीं रात में सो पाता हूं, नहीं दिन में सो पाता हूं। मैं जिधर भी देखता हूं मुझे सिर्फ वही नजर आती है। लेकिन पुलिस इसके इस बात पर भी शक करती है, क्योंकि जो उसकी हालत थी वो काफी ही विक्षिप्त हो गई थी, वो थोड़ा सा पागल टाइप का हो गया था। उसके जो पहनने के कपड़े का जो तरीका था वो भी बदल चुका था, जो मानसिक स्थिति उसकी थी वो थोड़ा सा खिसकी हुई नजर आ रही थी। तो पुलिस को इस विषय पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब उससे पूरा डिटेल में पूछता है। अब पुलिस उससे पूछती है कि यदि तुमने हत्या किया ही है तो बताओ कि हत्या का क्या कारण है, और जब हत्या किया है तो लाश तुमने कहाँ रखा, इसके बारे में पूछा। तब उसने कहानी शुरू की और कहा कि वो दिन थी करवा चौथ की रात, और कारण था कि मैं नशे में था और उससे मैं कह रहा था कि आज यहीं पर रुको, लेकिन उसने नहीं रुका और मुझे आ गया गुस्सा और उसके सर पर मैंने चोट मार दी, और चोट मारने के चलते उसके सर से लगा ब्लडिंग होने, और इतना ब्लडिंग हुआ कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब मैं इससे काफी ही डर गया था, क्योंकि जो इसके बाद जो मुझे सजा होने वाली थी इस सजा से मैं काफी डर गया। और फिर उसके बाद मैंने किया 3x3 का गड्ढा और उसे उस गड्ढे में दफना दिया। तब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने कहाँ दफनाया, तो उसने बताया कि जिस बेडरूम में मैं रहता हूँ उसी बेडरूम में मैंने उसे दफनाया। लेकिन पुलिस को अभी भी भरोसा नहीं था। अब पुलिस जो खुद ही आया था, तो पुलिस अब जाती है उसके घर और वहां पर जाकर के उसका सर्च करती है कि क्या हकीकत है, क्या कुछ माजरा है। अब पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है, और खुदवाती है तो उसमें से निकल करके आता है वो सच जो उसने बताया था। अब उसमें एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसके कपड़े भी गल चुके थे, तो मांस की क्या बिसात, मांस भी गल चुके थे, कपड़े भी गल चुके थे। और उसके बाद वहां पर बुलाया गया जो है रूबी, उसकी माँ को, और पहचान कराया गया कि क्या यही है। तो वहां पर उसकी माँ ने पहचान किया, उसके हाथों के कंगन को पहचान किया, जो कि उसके हड्डी में अभी भी उसी तरह से लगे हुए थे, और साथ साथ उसके पैर में एक रॉड डाला गया था, क्योंकि उसका पैर जो था वो टूट चुका था। तो इससे ये साफ हो गया था कि जो लाश है वो रूबी का ही है। लेकिन इसके बाद इसका जो डीएनए टेस्ट के लिए इसे भेजा गया, और उसके बाद वहां से इसका जांच निकल करके आया, क्योंकि जो केस होगा वो फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही होगा, यूं तो आप कह नहीं सकते। तो मामला अब साफ था कि ये जो लाश है वो रूबी की ही लाश है। और जो बच्चे थे 6 महीने से आस लगाए थे कि अब माँ आ जाएगी, अब माँ आ जाएगी, लेकिन माँ नहीं आई, बल्कि वो सदा के लिए चली गई। दोस्तों, रहे खबरदार, बने समझदार। जय हिंद।